हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पार्ट 2 का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, ई वे बिल्स, इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड बाय। टैक्स इनवॉइस जो होता है कब इशू किया जाता है? तो ऑप्शन ए है एवरी सप्लायर पे, ऑप्शन बी है एवरी टैक्सेबल पर्सन पे, ऑप्शन सी है रजिस्टर्ड पर्सन नॉट पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी है अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि टैक्स पे नहीं किया है कंपोजिशन स्कीम के अंदर, उस पे हम लोग टैक्स इनवॉइस जो है इशू करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बिल ऑफ सप्लाई कैन बी इशूड इन केस ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। जो बिल ऑफ सप्लाई होता है वो किसके केस में इशू होता है? अगर हमारा इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट है तो ऑप्शन ए है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ऑप्शन बी है सप्लाई बाय कंपोजिशन सप्लायर, ऑप्शन सी है सप्लायर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो अगर हमारा कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई है यानी जो हमारा छूट दिया जाता है, जो छोटी सप्लायर्स होते हैं उनको, वो अगर हैं तो उस केस में हमारा जो होगा बिल ऑफ सप्लाई जो होगा हमारा इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट के जरिए होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इनवॉइस मस्ट बी इशू। कब हमारा इनवॉइस इशूड होता है? तो ऑप्शन ए है एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी है ऑन ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द गुड्स ऑन द रिसिप्टेंट, ऑप्शन सी है ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट फॉर द सप्लाई, ऑप्शन डी है अर्लीस्ट ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब जिस टाइम पे हमारा क्लियरेंस ऑफ गुड्स हो जाता है उस टाइम पे हमारा इशू होता है इनवॉइस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, an acknowledgement must be given on receipt of advance payment in respect of the supply of goods and services। इट मीन्स अगर हमारा जो एक्नॉलेजमेंट गिवन है किसके सप्लाई ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में, वो भी क्या रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट हमारा दिया हुआ है, तो हमारा जो वो गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है यस इन द फॉर्म ऑफ प्रोफोमा इनवॉइस, यस एज अ रिसिप्ट वाउचर, ऑप्शन सी है यस द इनवॉइस मस्ट बी रेज टू द एक्सटेंट, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो अगर हमारा जो रिसिप्टेंट वाउचर के बेस में अगर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हुआ है तो हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है क्योंकि रिसिप्ट हुआ है यहाँ पे हमारा एडवांस पेमेंट, तो वो हम लोग रिसिप्ट वाउचर होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स रिक्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ मस्ट। जो कंटिन्यूअस सप्लाई होता है गुड्स का, जब कंटिन्यूअस सप्लाई होता है गुड्स का तो वहाँ पे कौन सा है जो है रिक्वायर्ड होता है? तो इन सब में से वो कौन सा है जो रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड मस्ट होता है? तो ऑप्शन ए है द गुड्स मस्ट बी नोटिस बाय द कमिश्नर इन दिस बिहाफ, ऑप्शन बी है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और सप्लाई लास्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड for 3 months, option C है the supply is made by means of a wire cable, pipeline or other conductors, option D है supplier invoice the receipt on a regular or periodic basis। तो ऑप्शन डी हमारा होना चाहिए। अगर हमारा सप्लाई इनवॉइस जो है रिसिप्ट हो रहा है रेगुलर या पीरियोडिक बेसिस पे तो हमारा वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द रिसिप्ट मस्ट बी इशू एन इनवॉइस इन द फॉलोइंग केसेस। जब हमारा इशू होता है क्या इस रिसिप्ट होता है तो हमारा जो इशू इनवॉइस होता है तो इन केसेस में, तो ऑप्शन ए है द सप्लायर फेल टू इशू एन इनवॉइस, ऑप्शन बी है द सप्लायर इन अनरजिस्टर्ड, ऑप्शन सी है द गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड फॉर टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जब सप्लायर जो होगा अनरजिस्टर्ड होगा उस समय पे जो हमारा रिसिप्ट होता है वो मस्ट होता है इशू करना इनवॉइस को। तो इस केसेस में जो होता है हमारा इशू होता है हमारा इनवॉइस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्रेडिट नोट इज इशूड बाय डैश एंड द इट इज डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फॉर जीएसटी पर्पसेस। अगर क्रेडिट नोट हमारा इशूड हो रहा है बाय किसके थ्रू और पूछा है, और वो जो डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट करता है जीएसटी
पर्पजेस को। तो ऑप्शन ए है सप्लायर फॉर रिड्यूसिंग द टैक्सेबल वैल्यू। ऑप्शन बी है रिसिप्ट फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स एंड टैक्सेबल वैल्यूज। ऑप्शन सी है सप्लायर फॉर इंक्रीजिंग द टैक्स या टैक्स वैल्यू। ऑप्शन डी है रिसिप्ट फॉर इंक्रीजिंग द टैक्स एंड टैक्सेबल वैल्यू। तो ऑप्शन ए हमारा है सप्लायर कॉमा फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स एंड टैक्सेबल वैल्यू। जब हमारा सप्लायर के थ्रू हमारे इशू होता है क्रेडिट नोट, तब हमारा जो फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स पेबल वैल्यू, और वो किस पे होता है टैक्सेबल या टैक्स के रिड्यूसिंग होने पर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फॉर एन इंक्रीज इन द टैक्सेबल व्यू अ डेबिट नोट फॉर जीएसटी पर्पस। अगर हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट नोट जो है जीएसटी पर्पज से क्या होगा उसका। ऑप्शन ए है इट शुड बी issued by the supplier, should be issued by the recipient, may be issued by the supplier, may be issued by the recipient। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, शुड बी इशूड बाय द सप्लायर। सप्लायर के हाथ से ही वो इशूड होना चाहिए, मतलब इशूड होना चाहिए, सप्लायर वो इशूड करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, द रिसिप्ट वाउचर मस्ट कंटेन। रिसिप्ट वाउचर क्या कंटेन करता है। ऑप्शन ए है डिटेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनवॉइस रेफरेंस। ऑप्शन सी है फुल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है, डिटेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिसिप्ट वाउचर में कंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड डैश द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो हमारा टैक्स इनवॉइस जो होता है वो कब इशूड होता है, किस डेट पे इशूड होता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। तो ऑप्शन ए है विथ इन 30 डेज फ्रॉम। ऑप्शन बी है विथ इन 1 मंथ फ्रॉम। ऑप्शन सी है विथ इन 15 डेज फ्रॉम। ऑप्शन डी है ऑन और बिफोर द डेट पेमेंट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, विथ इन 13 डेज फ्रॉम पे हमारा जो टैक्स इनवॉइस जो होता है इशूड होता है सप्लाई सर्विसेज के केस में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। द टाइम ऑफ इशू टैक्स इनवॉइस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी। इसमें पूछ रहा है जो टाइम होता है इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस का किसमें, सप्लाई ऑफ गुड्स में। तो हमारा शैल बी तो क्या होता है वहाँ पर, तो पहला ऑप्शन ये है बिफोर और एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स और फॉर सप्लाई टू द रिसिप्टेंट। ऑप्शन बी है बिफोर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड मेकिंग अवेलेबल देयर फॉर टू द रिसिप्टेंट। ऑप्शन सी है बिफोर और एट द टाइम ऑफ clearance of goods or supply to the recipient where the supply invoice movement of goods and before or at the time of delivery of goods are making available therefore the recipient in any other case। ऑप्शन डी है 13 days from the supply goods। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर हमारा जो टाइम दिया गया है उस गुड्स ऑफ सप्लाई का वो अगर टाइम से पहले ही क्लियरेंस हो जाता है और उसका रिसिप्टेंट जो है सप्लाई इन्वॉल्व कर लेता है अपने मूवमेंट में गुड्स के, तो उससे भी पहले जब डिलीवरी चार्ज होता है, डिलीवरी गुड्स का टाइम होता है, उससे पहले मेकिंग अवेलेबल देयर फॉर रिसिप्टेंट, और रिसिप्टेंट उस समय अवेलेबल हो जाता है इन एनी अदर केस, और किसी और भी केस में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है द टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी। द टाइम ऑफ इशू जो है, टाइम ऑफ इशू ऑफ टैक्स का जो टाइम है, टैक्स इनवॉइस का जो इशू होने का जो टाइम है वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के में क्या होगा। तो ऑप्शन ए है बी 13 डेज फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ ईच मिल टेनर। ऑप्शन बी है बी 45 डेज ऑफ द फ्रॉम द completion ऑफ ईच milestone। ऑप्शन सी है वेयर सक्सेशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व इट शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम each such statement is issued or as the case may be such each such payment is received।
तो ऑप्शन डी है बी द टाइम व्हेन ईच पेमेंट इज रिसीव्ड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अगर हमारा कोई भी सक्सेसिव स्टेटमेंट होगा अकाउंट या सक्सेसिव पेमेंट होगा इन्वॉल्व होगा, तो उस समय पे इट शुड बी इशूड बिफोर, उस समय पे हमारा जो इशूड होता है पहले ही हो जाता है टाइम से, और स्टेटमेंट ऑफ इशू जो होता है मे बी ईच एंड पेमेंट आर रिसीव्ड, और हमारा पेमेंट भी रिसीव हो गया रहता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर गुड्स आर सेंट और टेकन on approval for the sale or return and removed before the supply take place, the invoice shall be issued. इट मीन्स अगर हमारा गुड्स जहाँ पे हमारा गुड्स है सेंड हो रहा है और टेकन मतलब अप्रूवल हो रहा है सेल्स ऑफ रिटर्न के लिए, वहाँ पे अगर रिमूव कर दिया जाए पहले ही सप्लाई होने से पहले ही प्लेस के, तो हमारे इनवॉइस जो होगा कहाँ पे इशूड होगा। तो ऑप्शन ए है कब इशूड होगा। तो ऑप्शन ए है बिफोर और द टाइम ऑफ सप्लाई, ऑप्शन बी है विथ इन 6 मंथ, ऑप्शन सी है बिफोर एट और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विथ इन 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर, ऑप्शन डी है बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विथ इन 9 मंथ विच एवर इज अर्लियर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर हमारा टाइम से पहले सप्लाई हो जा रहा है और विथ इन 6 मंथ के अंदर वो विच एवर इज अर्लियर पहले, तो हमारा जो होगा गुड्स अप्रूवल हो जाएगा और इनवॉइस इशूड भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ बैंकिंग कंपनी इनवॉइस इज टू बी इशूड विथ इन अ पीरियड ऑफ। अगर इस केस में देखा जाए कि जब हमारा सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है वो किस में है बैंकिंग कंपनी में है, तो उसका इनवॉइस जो इशूड होगा कितने विथ इन कितने पीरियड में होगा। तो ऑप्शन ए है 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई सर्विसेज, ऑप्शन बी है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई और सर्विसेज, 16 डेज ऑफ द डेट ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, ऑप्शन डी है 19 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है 45 डेज होता है जब फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज से, तो हमारा जो इशू पीरियड होता है वहाँ पे इनवॉइस का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस शैल बी। इट मीन्स अगर इस केस में देखा जाए जब हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है, तो वहाँ पे जो ड्यू डेट हमारा पेमेंट होता है वो नॉट एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्ट नहीं होता है किसके कॉन्ट्रैक्ट के दिन में, तो वहाँ पे इनवॉइस कब हमारे इशूड होता है। तो ऑप्शन ए बिफोर और द एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव द पेमेंट, ऑप्शन बी है नॉन ऑफ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ऑप्शन सी है बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव पेमेंट और इन द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगर हमारा पेमेंट जो है पहले हो रहा है और टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट और उस बेस पे हो रहा है, तो हमारा इनवॉइस इशूड हो जाएगा कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विसेज के केस में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 registered person may issue a consolidated tax invoice for such supplies at the end of each day in respect of all such supplies provided. It means अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है कंसोलिडेशन टैक्स इशू कर रहा है, तो उस इनवॉइस पे जो हमारा सप्लाई होगा एट द एंड ऑफ ईच डे रिस्पेक्ट ऑल द सच सप्लाई प्रोवाइडर, तो क्या प्रोवाइड करेगा उस केस में। तो ऑप्शन ए है द रिसिप्टेंट इज नॉट registered person, option B है the recipient does not require such invoice, option C है the value of goods and services or both in per invoice is less than 200, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो ये जितने भी कंडीशंस हैं पहला दूसरा तीसरा वो तीनों ही सेटिस्फाइड हैं किसके लिए, अगर हमारा कंसोलिडेशन टैक्स अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो इशू करा रहा है उसके लिए। तो ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सेप्टेड गुड एंड सर्विसेज और बोथ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी। अगर हमारा ऐसे केस में देखा जाए जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई छूट मिलती हो, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन क्या इशू कर सकता है। तो ऑप्शन ए है टैक्स इनवॉइस, ऑप्शन बी है बिल ऑफ सप्लाई, ऑप्शन सी है रिसिप्ट वाउचर, ऑप्शन डी है एनी ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। उस केस में हमारा जो है बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकता है हमारा जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। अब क्वेश्चन नंबर
18 है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंपोजिशन डीलर द रजिस्ट्रार पर्सन शैल इशू। अगर इस केस में देखा जाए कि हमारा जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो कंपोजिशन डीलर्स में, तो हमारा रजिस्टर पर्सन शैल इशू, तो हमारा रजिस्टर पर्सन क्या इशू करेगा? तो ऑप्शन ए टैक्स इनवॉइस, ऑप्शन बी है और बिल ऑफ सप्लाई, ऑप्शन सी है रिसिप्ट वाउचर, ऑप्शन डी है एनी ऑफ द। तो हमारा बिल ऑफ सप्लाई जो होगा रजिस्टर पर्सन इशू करेगा इसके कंपोजिशन डीलर के भी केस में। क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर एडवांस पेमेंट इज रिसीव्ड द रजिस्टर पर्सन शैल इशू। अगर हमारे एडवांस पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रजिस्टर पर्सन क्या इशू करेगा? तो ऑप्शन ए है टैक्स इनवॉइस, ऑप्शन बी है बिल ऑफ सप्लाई, ऑप्शन सी है रिसिप्ट वाउचर, ऑप्शन डी है एनी ऑफ दिस। तो वो रिसिप्ट वाउचर रिसीव करेगा उस समय पे, तो इशू करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द रजिस्ट्रार पर्सन हु हैज सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज और बोथ एनी इशू और क्रेडिट नोट। जो हमारा रजिस्ट्रार पर्सन है अगर वो मतलब कौन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज या बोथ क्रेडिट नोट इशू करेगा? तो ऑप्शन ए है वेयर द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supplies, but B है where the goods supplied are returned by the recipient, option C है where goods or services are both supplied are found to be recipient, ऑप्शन डी है इन ऑल द अबव केसेस। इस सारे केसेस में जो होगा हमारा रजिस्टर पर्सन जो होगा वो क्रेडिट नोट को इशू कर सकेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव केसेस। क्वेश्चन नंबर 21 है द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट शैल डिक्लेयर द डिटेल ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बट नॉट लेटर देन। अगर हमारा इसमें बोल रहा है रजिस्टर पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है क्रेडिट नोट को और डिक्लेयर कर रहा है सारे डिटेल्स के क्रेडिट नोट के, तो इसके रिटर्न में उसको मंथली ड्यूरिंग सच द क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड नॉट लेटर देन, तो कितने में इशूड नहीं कर पाएगा? तो ऑप्शन ए है सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वाज मेड, ऑप्शन बी है द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, ऑप्शन सी है सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सप्लाई वाज मेड और द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, ऑप्शन सी है डी है 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर हमारा सितंबर से एंड जब सितंबर हो रहा है तो उसमें फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है, उसके बेसिस पे देखा जाए तो हमारा जो सप्लाई है वो मेड ऑन द डेट ऑफ फिनिशिंग द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न, तो पहले फिनिश कर रहा है तो विच एवर इज अर्लियर, तो पहले यही होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है द registered person who has supplied such goods and services both shall to the recipient of a debit notes where the tax received has been issued by the supply of any goods and services or both the taxable value or tax charge in the tax invoice is found to be। इट मीन्स अगर हमारा जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कोई हमारा सप्लाई जो है इशू कर रहा है, गुड्स और सप्लाई उन दोनों को इशू कर रहा है हमारा, तो अगर इस केस में हमारा तो क्या रिसिप्ट कर रहा है, वो रिसिप्ट कर रहा है डेबिट नोट्स को, तो वहाँ पे हमारा टैक्स इनवॉइस जो होगा वो क्या इशूड करेगा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे, और टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेबल चार्ज इज दैट वहाँ पे क्या टैक्स इनवॉइस हमारा फाउंड होगा। तो ऑप्शन ए है लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इज रिसिप्ट ऑफ ईच सप्लाई, ऑप्शन बी है मोर देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेबल पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, ऑप्शन सी है लेस और मोर देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, ऑप्शन डी है लेस देन टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई RS 100। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर टैक्सेबल वैल्यू कम है किससे, टैक्सेबल
सच सप्लाई रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई से अगर कम है तो हमारा वहाँ पे जो होगा इशूड होगा इस टैक्स इनवॉइस में कम फाउंड हो रहा है। तो ऑप्शन नहीं है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द मिनिमम कंसिस्टेंट वैल्यू फॉर विच ई वे बिल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड। तो मिनिमम कंसिस्टेंट वैल्यू क्या होता है ई वे बिल में रिक्वायर्ड होता है जो वैल्यू होता है मैंडेटरी क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 15,000, ऑप्शन है 1 लाख, ऑप्शन सी है 70,000, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो ऑप्शन ए है 15,000 हमारा जो मिनिमम कंस्टेंट वैल्यू होता है ई वे बिल मैंडेटरी रिक्वायर्ड करता है, ये मैक्सिमम होता है 15 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 24 है when the movement of goods in caused by a unregistered person the e-way bill shall be generated by। इट मीन्स अगर हमारा जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ई बिल जो है जनरेटेड हो रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन के तो वहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अनरजिस्टर्ड पर्सन हिमसेल्फ खुद होगा, ऑप्शन बी है द ट्रांसपोर्टर होगा, ऑप्शन सी है एडिटर ऑफ दैम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द। तो एडर ऑफ दैम तो वो खुद ही होगा एडर ऑफ दैम, मतलब या हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू टेन्योर फॉर एन ई वे बिल फॉर अ डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर्स। तो अगर हमारा वैलिड टेन्योर जो है ई वे बिल जो है हमारे कितने डिस्टेंस पे है 200 किलोमीटर के डिस्टेंस है तो वहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 1 डे इन केस अदर देन अदर डायमेंशनल कार्गो, ऑप्शन बी है 2 days in cases other than over dimensional cargo, ऑप्शन सी है 1 week in cases other than one dimensional cargo, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। एक दिन में अगर ऐसे केसेस है तो 1 डे या अदर देन जो होगा डायमेंशनल कार्गो के बेस पे जो होगा ई वे बिल हमारा वैलिड टेन्योर पे डिस्टेंस को मेजर होगा तो वहाँ पे 1 डे होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेस शैल कैरी। अगर हमारा कोई पर्सन जो है कन्वेस में कोई भी चार्ज हो रहा है उसके ऊपर तो वहाँ पे क्या कैरी होगा। तो ऑप्शन ए है द इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवर्ड चलन एज द केस ऑफ में भी, ऑप्शन बी है अ कॉपी ऑफ द ई वे बिल और नंबर ऑफ ई वे बिल, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हम सी हमारा करेक्ट है बोथ ऑफ द अबव। जो अगर हमारा इनवॉइस बिल सप्लाइड हो रहा है डिलीवर्ड चालान जो हो रहा है वहाँ पे किस में या हमारा कोई भी कॉपी ई बिल का और रिटर्न्स का हो रहा है तो वहाँ पे तो बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कन्वीनियंस शैल बी कैरिड आउट बाय। इट मीन्स अगर कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशंस हो रहे हैं कन्वेंस सेल में तो वहाँ पे क्या कैरिड आउट होगा। तो ऑप्शन ए है द प्रॉपर ऑफिसर एज ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, ऑप्शन बी है एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय इन दिस बिहाफ, ऑप्शन सी है एदर ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो एदर ऑफ द अबव ये दोनों में से कोई भी केसेस होगा तो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो इन दोनों में से कोई भी केसेस जो होगा हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है एदर ऑफ द अबव। चलिए अब हम लोग रिटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी सबमिटेड बाय। इट मीन्स अगर आउट ऑफ सप्लाईज का डिटेल्स कोई है या सर्विसेज का तो वहाँ पे क्या सबमिट होगा शैल बी सबमिटेड बाय। तो ऑप्शन ए है 10th ऑफ सक्सेसिंग मंथ, ऑप्शन बी है 18th ऑफ सक्सेसिंग मंथ, ऑप्शन सी है 15 ऑफ सक्सेसिंग मंथ, ऑप्शन डी है 20th ऑफ सक्सेसिंग मंथ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है 10th सक्सेसिंग मंथ अगर हो जाता है तो वहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई जो डिटेल सबमिट हो जाता है तो वहाँ पे हमारा आउटवर्ड सप्लाई जो होता है रिटर्न हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई शैल बी इंक्लूडेड। तो आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन ए है इनवॉइस, ऑप्शन बी है क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ऑप्शन सी है रिवॉल्व इनवॉइस
is issued in relations to outward supply. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है द डिटेल supplied by the outward supplier in the form of GSTR first shall be furnished to the recipient regular dealer in form. इट मीन्स अगर हमारा जो डीलर्स है वो सबमिट कर रहा है क्या आउटवर्ड सप्लाई को किस फॉर्म में, GSTR के फॉर्म में, तो वहाँ पे कौन सा फर्निश होगा, रिसिप्टेंट रेगुलर डीलर के फॉर्म में। तो ऑप्शन ए है GSTR 4A, GSTR 5A, GSTR 2A, GSTR 6A। तो ऑप्शन सी हमारा है GSTR 2A के फॉर्म में जो हमारा रेगुलर डीलर होगा उसको फर्निश रिसिप्ट होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है द डीलर सबमिटेड बाय द आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म GSTR first shall be furnished to the recipient compounding dealer in the, यहाँ पे वहाँ पे रेगुलर डीलर था, यहाँ पे क्या है कंपाउंडिंग डीलर पे क्या इशूड कर पाएगा वो जो हमारा सबमिटेड डिटेल्स है वहाँ पे अगर सप्लायर आउटवर्ड कर रहा है तो हमारे पे कंपाउंडिंग डीलर जो है उसको फर्निश क्या करेगा, तो ऑप्शन किस फॉर्म में करेगा। तो ऑप्शन ए है GSTR 4A, ऑप्शन बी है GSTR 5A, ऑप्शन सी है GSTR 2A, ऑप्शन डी है GSTR 6A। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है GSTR 4A। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिटेल submitted by the outward supplier in form GSTR first shall be furnished to the input services distribution in form। अगर हमारा डिटेल सबमिट हो रहा है आउटवर्ड सप्लायर किस फॉर्म में, GSTR फर्स्ट के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या फर्निश्ड होगा अगर इनपुट सर्विसेज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस फॉर्म में। तो ऑप्शन ए है GSTR 4A, ऑप्शन बी है GSTR 5A, ऑप्शन सी है GSTR 2A, ऑप्शन डी है GSTR 6A। तो इसमें होगा GSTR, अगर हमारा सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हमारा पे उस फॉर्म में हमारा GSTR 6A फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द डीलर्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन फॉर्म GSTR सेकेंड शैल बी सबमिटेड बाय। अगर हमारा डील्स जो है किसके इनवर्ड में हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के इनवर्ड में हो रहा है तो हमारा फॉर्म GSTR 2 जो है वो क्या होगा, शैल बी सबमिटेड बाय, तो क्या सबमिट करेगा। ऑप्शन ए है 10th ऑफ द सक्सेसिव मंथ, ऑप्शन बी है 18th ऑफ द सक्सेसिव मंथ, ऑप्शन डी है 15th ऑफ सक्सेसिंग मंथ, ऑप्शन डी है 20th ऑफ सक्सेसिव मंथ। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर हमारा सक्सेस हो गया, सक्सेसिंग हो गया मंथ जो 15 तक, तो हमारा जो GSTR सेकेंड जो है सबमिटेड हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है 15 मंथ सक्सेसिंग मंथ। क्वेश्चन नंबर 7 है डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई शैल इंक्लूडेड। तो इसमें डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई में क्या क्या डिटेल्स इंक्लूडेड होते हैं। तो ऑप्शन ए है इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्युनिकेटेड इन फॉर्म GSTR सेकेंड ए, ऑप्शन बी है inward supply in respect of which tax is payable under reserve charges mechanism, option D है inward supply of goods and services not declared by the supplier। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जो है सही है। ये तीनों जो ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर इंक्लूड होते हैं इनवर्ड सप्लाई के डिटेल्स में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है एनी नोटिफिकेशन या डिलीशन done by the recipient to the detailed content in the form of GSTR 2 shall be communicated to the supplier in। अगर हमारा कोई भी मॉडिफिकेशन या डिलीशन हो रहा है रिसिप्ट करने में, डिटेल्स कंटेन करने में, तो वहाँ पे हमारा GSTR सेकेंड वो कम्युनिकेट किसके थ्रू कम्युनिकेट होगा। तो ऑप्शन ए है फॉर्म में। तो ऑप्शन ए है हमारा GSTR फर्स्ट है, ऑप्शन बी है GSTR थर्ड है, ऑप्शन सी है फ्रॉम GSTR 6A, ऑप्शन डी है फ्रॉम GSTR 2A। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है फ्रॉम GSTR फर्स्ट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे द सप्लायर ऑन रिसीविंग द कम्युनिकेशन इन फॉर्म GSTR फर्स्ट ए शैल एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई द डिटेल बाय। अगर हमारा सप्लायर जो रिसीव कर रहा है क्या कम्युनिकेशंस को किस फॉर्म में, GSTR फर्स्ट के फॉर्म में, तो वहाँ पे सेल रिसिप्ट और रिसिप्ट हो रहा है, तो वहाँ पे अगर रिजेक्ट या मॉडिफाई होता है डिटेल्स तो वहाँ पे कब कर सकते हैं उसको। तो ऑप्शन ए है 18th ऑफ द सक्सेसिव मंथ, ऑप्शन बी है 20th ऑफ द सक्सेसिव मंथ, ऑप्शन सी है 17th ऑफ द सक्सेसिव मंथ, ऑप्शन डी है
10th ऑफ द सक्सेसिंग मंथ, अगर हमारा 17 मंथ सक्सेसिंग मंथ हो जाता है 7 तो हमारा जो मॉडिफाई या रिजेक्ट को डिटेल्स को हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है द ड्यू डेट फॉर फिलिंग एनुअल रिटर्न, को वो ड्यू डेट कौन सा होता है जहाँ पे एनुअल रिटर्न को फिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए है 21 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन डी है 11 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 हु इज द रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, और इसमें पूछ रहा है कि कौन रिक्वायर्ड होगा, वह कौन है जो फर्निश डिटेल्स आउटवर्ड सप्लायर के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्शन ए है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन सी है अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे होगा नॉन ऑफ, इनमें से कोई भी जो है डिटेल जो दिया गया है वो कोई भी फर्निश नहीं होता है जो रिक्वायर्ड कर सके आउटवर्ड सप्लाईज को। तो ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज द रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, और इसमें पूछा है कि वो इसमें फर्निश डिटेल कौन सा है जो आउटवर्ड सप्लाई के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, ऑप्शन बी है नॉन रजिस्टेंट टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन सी है अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऑप्शन डी है इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर कोई हमारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सप्लायर है, अगर वो सप्लाई कर रहा हो, कैजुअल रजिस्ट्रेशन पर्सन भी इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे जो हमारा डिटेल आउटवर्ड सप्लाई जो होगा रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 विच फॉर्म इज द फर्निश फॉर सबमिशन फॉर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अगर हमारा कौन सा फॉर्म होता है जिसमें सबमिशन ऑफ डिटेल आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड होते हैं। तो ऑप्शन ए है जीएसटीआर फर्स्ट, ऑप्शन बी है जीएसटीआर सेकेंड, ऑप्शन सी है जीएसटीआर थर्ड, ऑप्शन डी है जीएसटीआर फिफ्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट है जीएसटीआर फर्स्ट में हमारा जो होता है सबमिशन ऑफ डिटेल आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मंथली जीएसटीआर 3B इज, वो कौन सा ड्यू डेट है जो जिसमें सबमिशन होता है मंथली जीएसटीआर 3B का। तो ऑप्शन ए है ऑन और बिफोर 20 डेज ऑफ द इमीडिएटली सक्सेसिंग मंथ, ऑप्शन बी है ऑन और बिफोर 15 डे ऑफ इमीडिएटली सक्सेसिंग मंथ, ऑप्शन सी है ऑन और बिफोर 17 डे ऑफ इमीडिएटली सक्सेसिंग मंथ, ऑप्शन डी है ऑन और बिफोर 18th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सेसिंग मंथ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगर हमारा 20 डेज से पहले ही या उस दिन ही अगर हमारा इमीडिएटली सक्सेसिंग मंथ है तो हमारा जो मंथली TDR जो है डेट ड्यू डेट होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल इनवर्ड सप्लाई, कौन वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है किस पे डिटेल्स पे इनवर्ड सप्लाई की। तो ऑप्शन ए है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी है अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन सी है अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, नॉन, इनमें से कोई भी जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है जब हमारा डिटेल इनवर्ड सप्लाई होता है। तो ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है विच इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, वो कौन से फर्निश डिटेल्स हैं जो इनवर्ड सप्लाई में रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सप्लाई ऑफ सप्लाई, ऑप्शन बी है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन सी है पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऑप्शन सी है अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, ऑप्शन डी है इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, करेक्ट आंसर है वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सप्लायर ऑफ सप्लाई। अगर कोई नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है जो सप्लायर है रजिस्टर्ड सप्लायर है वो सप्लाई करता है तो वहाँ पे फर्निश डिटेल सप्लाई कर सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच फॉर्म इज टू बी फर्निश फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ड्स सप्लाई,
वो कौन सा फॉर्म जब सबमिशन डिटेल्स पे होता है वहाँ पे कौन सा GSTR लगता है? तो ऑप्शन ए है GSTR फर्स्ट, ऑप्शन बी है GSTR सेकेंड, ऑप्शन सी है GSTR थर्ड, ऑप्शन डी है GSTR फिफ्थ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही पूछा है कि अगर सबमिशन डिटेल्स कोई इनवर्ट सप्लाइज में होता है तो वहाँ पे कौन सा फॉर्म लगता है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है GSTR सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ मंथली GSTR सेकेंड, ये भी आफ्टर 10 मंथ पे होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, कंपोजिशन टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फिल रिटर्न इन फॉर्म ऑफ नंबर। अगर हमारा कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है रिक्वायर्ड हो रहा है किसके फॉर्म टू फाइल रिटर्न के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या होगा, कौन सा GSTR होगा? तो ऑप्शन ए है GSTR सेकेंड, ऑप्शन बी है GSTR थर्ड, ऑप्शन सी है GSTR फोर, ऑप्शन डी GSTR फाइव। तो GSTR फोर जो होगा वहाँ पे वो नंबर जो GSTR फोर नंबर यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा। क्या बोला, अगर टैक्स कंपोजिशन प्लेयर को किस में कर रहे हैं रिटर्न, फाइल रिटर्न कर रहे हैं तब हमारे GSTR फोर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनी मॉडिफिकेशन या डिक्लेरेशन डन बाय द रिसिप्टेंट और द डिटेल्स कंटेन इन फॉर्म GSTR सेकेंड शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सप्लायर इन। अगर हमारा जो मॉडिफिकेशन या डिलीशन होता है डन होता है रिसिप्टेंट के डिटेल्स कंटेंट्स में, तो वहाँ पे GSTR टू में तो कम्युनिकेट टू द सप्लाई किस फॉर्म में होगा? तो फॉर्म GSTR फर्स्ट ए में होगा, फॉर्म GSTR थर्ड ए, फॉर्म GSTR सिक्स ए, फॉर्म GSTR टू ए। तो ऑप्शन ए है फॉर्म GSTR फर्स्ट ए में इसका जो मॉडिफिकेशन अगर कुछ होगा वो होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एवरी टैक्स पेयर पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम्स शैल फाइल द रिटर्न इन। इट मीन्स अगर हमारा कोई भी टैक्स पेयर जो है पेइंग कर रहा है टैक्स को अंडर कंपोजिशन स्कीम के थ्रू, तो वहाँ पे कौन सा फाइल रिटर्न्स होगा? तो ऑप्शन ए है फॉर्म GSTR थर्ड बाय 18th ऑफ द मंथ succeeding the quarter, ऑप्शन बी है फॉर्म GSTR फोर्थ बाय 13th अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन सी है फ्रॉम GSTR फोर बाय 18 of the succeeding month, ऑप्शन डी है फ्रॉम GSTR फोर बाय 20th of the month succeeding the quarter। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगर हमारा GSTR फोर 13 अप्रैल वो भी सक्सेसफुल हो गया है, वो भी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द ड्यू डेट फॉर फिलिंग GSTR फाइव, वो कौन सा ड्यू डेट होता है जहाँ जिस पे हम लोग GSTR फिल कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन बी है ऑन 15th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन सी है ऑन 17th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन डी है ऑन द बिफोर 20 डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ऑप्शन जो हमारा 22 है वो सही है एकदम, ऑन द बिफोर 20 मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर हमारा बिफोर हो चुका है 20 डेज से ज़्यादा नेक्स्ट मंथ में, तो हमारा वहाँ पे बिलिंग जो होता है फिलिंग हो सकता है GSTR ड्यू डेट। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न, वो कौन से फॉलोइंग्स होते हैं जिसमें जो रिक्वायर्ड्स नहीं होते हैं एनुअल रिटर्न्स के लिए फाइल करने के? तो ऑप्शन ए इनपुट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन सी है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। तो ये सारे ही जो होते हैं रिक्वायर्ड नहीं होते हैं फाइल करने के लिए एनुअल रिटर्न्स को। क्वेश्चन नंबर 24 है, एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इज टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रिकली ऑन या बिफोर। अगर हमारा एनुअल रिटर्न्स जो हो रहा है वो हमारा GSTR 9 के फॉर्म में होता है एनुअल रिटर्न्स, तो हमारा वहाँ पे एवरी फाइनेंशियल ईयर जो होता है अगर फर्निश हो रहा है किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉनिकल ऑन द और या बिफोर, उस इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले या तभी या पहले, तो हमारा क्या होगा? तो एनुअल रिटर्न फॉर्म्स क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 13 डेट ऑफ जून फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन बी है 13 डेज ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन सी है 31st डे ऑफ द अक्टूबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन डी है 31st डे ऑफ द दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर।
तो यहाँ पे 31st डे ऑफ दिसंबर है और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी है। तो अगर हमारा एनुअल रिटर्न जो हो रहा है GST-9 पे एवरी फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है, तो इस समय तो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल उस समय या बिफोर या 31 दिसंबर से पहले या 31 दिसंबर को ही हमारा फर्निश्ड हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइनेंशियल रिटर्न ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म ऑफ GST-10। अगर हमारा फाइनेंशियल रिटर्न जो है कैंसिलेशन हो रहा है कब रजिस्ट्रेशन में, वो भी फर्निश हो रहा है GST-10, तो वहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए है विथिन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर कैंसिलेशन वेयर इज लेटर। ऑप्शन बी है विथिन 2 months of the date of cancellation or date of order of cancellation which is later. ऑप्शन सी है within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation which is later. ऑप्शन डी है within 6 months of the date of cancellation or date of order of cancellation which is later. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगर हमारा 3 मंथ हो गया डेट ऑफ कैंसिलेशन का और हमारा ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन डेट है उससे लेटर मतलब पहले, तो हमारा जो है रिटर्न कैंसिलेशन रजिस्टर जो है फर्निश हो सकता है फॉर्म 10 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, लेट फी अंडर CGST और SGST UTGST फॉर डिले इन फिलिंग रिटर्न अदर देन एनुअल रिटर्न इज। अगर हमारा लेट फी हो रहा है किसमें, CGST या SGST UTGST में डिले हो रहा है फिलिंग रिटर्न्स करने में, तो वहाँ पे एनुअल रिटर्न क्या होगा? तो ऑप्शन ए है RS 15 for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of RS 5000. Option B है RS 1000 for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of RS 5000. Option C है RS 100 for every day during which such failure continues subjected to a maximum amount of RS 10,000. Option D है RS 200 for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of RS 10,000। एकदम करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कितना है 100, अगर एवरी डे हमारा 100 हो रहा है फेल्योर कंडीशंस में सब्जेक्टेड, तो मैक्सिमम अमाउंट हमारा 5000 होगा। उस पे हमारा जो होता है लेट डेट हमारा CGST का हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।